अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 365। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की जनाब दूसरे सेमीफाइनल में इंतहाई सनसनीखेज क्रिकेट। लेकिन भारत की टीम बड़े जान जोखों के बाद 7 रन से कामयाब हुई। गो के 254 रन का हदफ दिया इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड के जैकब बैटल की जो इनिंग है आई थिंक वो याद रखी जाएगी मुद्दतों, जब उनकी टीम के सीनियर खिलाड़ी भी कुछ ना कर सके। तनहा इस राइजिंग यंग स्टार ने इंग्लैंड को ना सिर्फ मैच में रखा बल्कि शायद आप सब भी एग्री करेंगे और अभी हम अपने एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि इख्तितामी ओवर्स में जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है, अर्शदीप और पांड्या ने भी अपने एक्सपीरियंस का मुजाहरा किया और एक ओवर शायद जो बड़ा चाहिए था इंग्लैंड उससे महरूम रहा, वरना शायद ये 254 रन चेज हो जाते। लेकिन इन दी एंड इंडिया रीच द फाइनल ऑफ द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। ये मुसलसल दूसरी बार है कि जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और अब 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में मध्य मुकाबिल होंगी। इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट के पास चलूं, मैच समरी जी आपके सामने रखते हैं। और इस दूसरे सेमीफाइनल के अंदर रन्स का जो है वो अंबार लगा, बहुत ज़्यादा चौके छक्के लगे, एक थॉरली इंटरटेनमेंट क्रिकेट हुई। आप देख सकते हैं जनाब के 253 रन बनाए इस वक्त इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए। संजू सैमसन ने मुसलसल दूसरे मैच में शानदार बैटिंग की, 89 रन बनाए। इनका जो कैच ड्रॉप किया इंग्लैंड कैप्टन हैरी ब्रूक ने, दैट प्रूव वेरी कॉस्टली फॉर देम। और जवाब में जनाब जैकब बैटल की शानदार इनिंग के बावजूद इंग्लैंड फेल शॉर्ट, सिर्फ 7 रन से ये मैच हारे। लेकिन नाकदीन भी या इंडियन आप जर्नलिस्ट बात कर लें, एनालिस्ट, वो भी जैकब बैटल इंग्लैंड की तारीफ कर रहे हैं कि इतने बड़े हदफ के ताकुब में जो उन्होंने करेज दिखाई। आई थिंक इंग्लैंड शुड हेल्ड देयर हेड वेरी हाई एंड दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज। लेकिन दे ना आउट ऑफ द टी20 वर्ल्ड कप। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह स्पोर्ट्स 65 में हमारे एक्सपर्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, रुकन सिलेक्शन कमेटी एंड वेरी सॉलिड ओपनर जो पाकिस्तान के रहे शेख मोहम्मद साहब, जिनको आउट करना बहुत मुश्किल काम होता था टीमों के लिए। 5 सेंचुरीज अकेले न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने बनाई हुई हैं और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी बराबर किया हुआ है और उस तरह बहुत बड़े बड़े नाम। शेख भाई, वेलकम टू द शो अगेन। व्हाट अ ग्रेट मैच ऑफ क्रिकेट, वी रियली एंजॉयड इट। कोई हिलना नहीं चाहता था इस मैच से कि इसकी आखिरी बॉल तक मैच देखना है, और यहाँ तक कि जोफ्रा आर्चर आखिरी तक भी छक्के लगाते रहे। दे रिमेन इन द फाइटिंग स्पिरिट। अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट जो कि याद रखा जाएगा इंग्लैंड की बैटल की शानदार फाइट बैक से और ओवरऑल जो इस मैच में जो सब कुछ हुआ। बिल्कुल, बहुत ही सिंसिलेटिंग मैच हुआ और इंग्लैंड ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ, दे ऑलमोस्ट पास अगेंस्ट देयर ओन इंग्लिश एग्जाम्स। और जिस तरह आज इन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो पहली बॉल से जो उनको किक स्टार्ट मिला डाउन द लेग, जो पहली बॉल पे जो शॉट पे चौका हुआ, सॉल्ट खेल रहे थे उस वक्त, और तो वो बहुत किक स्टार्ट जब अच्छा मिल जाए, पहला ओवर उनको 13 रन का मिला, तो वहां से दे नेवर लुक बैक। 10 ओवर में सेम स्कोर था, 119 इंग्लैंड का और इंडिया का। 10वें ओवर में वो लोग भी उसी स्कोर पे खड़े हुए थे, लेकिन इंग्लैंड की 4 विकेटें गिर चुकी थी। फर्क ये था मेजर। लेकिन ये कि जितनी भी तारीफ करी जाए इस मैच के लिए कम होगी, ऑल्दो के वो कैच जो बहुत कॉस्टली पड़ा इंग्लैंड को, ब्रुक्स का 74 रन का बढ़ गया वो। लेकिन ये कि वो एक वो जो अफेक्ट है ना पूरे ड्रेसिंग रूम में जाता है कि ये शुरू में ही आपका मेन प्लेयर जो मेन स्कोरर पिछले मैचों में नजर आया, वो शुरू में आउट हो जाने से दूसरी टीम ऊपर हावी हो जाती है, तो वो चीज़ उनको नहीं मिल सकी उस तरह से। ऑल्दो के अभिषेक ने एक लूज शॉट ऐसे यूं करके फ्री यूं शॉट खेल के आउट होके आ गए। लेकिन इंग्लैंड थोड़ा बहुत फील्डिंग तो अपनी जगह, इतना 19-20 तो चलता है। पिच में आपको जैसे बता रहा था कि सेकंड बारी में जिसके हाथ में बैट होगा वो कमांडिंग पोजीशन में होगा, और वही देखने में आया जिस तरह 7 रन का ही सिर्फ डेफिसिट था इतने बड़े टोटल के अगेंस्ट। तो इसका मतलब आई वाज राइट इन अ वे कि इंडिया जीतेगी भी ये मैच, इसलिए पावर हाउस है बैटिंग का, उनके पास डेप्थ तक। यानी आप ये देखें कि उनकी जो इंडिया की जो बैट्समैन के जो 5 लड़कों ने मेजर इम्पैक्ट डाला, जिस वजह से ये 253 का टोटल इन लोगों ने हासिल कर सके, जिसके अंदर पांड्या की भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। तिलक वर्मा जो खेले, 3 छक्के जो लगाए, उन्होंने सिर्फ 21 रन करे 7 बॉलों में, बिल्कुल। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर वो तमाम रन आए।
तो लेकिन ये है कि बैथल ने मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के दिखाई, तीनों फॉर्मेट के सेंचुरी मेकर हैं, यंगस्टर हैं, ठीक। और ये रूट के बाद मैं समझता हूँ एक इनको ऐसा प्लेयर मिला है कि इट बी हियर टू स्टे। बिल्कुल आपने सही बात की, लंबी रेस के घोड़े जी वो जैसे कहते हैं ना वो दिखाई देते हैं। और दुल्कन शेख हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे बात करने से पहले शेख भाई आपसे एक टेक्निकल पॉइंट ले लूं। जी। आपका वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मुझे याद रहेगा कि व्हेन यू हैव बैट इन योर हैंड यू कैन कमांड, यू हैव डिक्टेट द ऑपोजिशन। बट अगर मैं इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो टॉस जीत लिया था उन्होंने, बट ऑप्टेड टू फील्ड फर्स्ट। इंग्लिश कप्तान क्या सोच रहे थे? कुछ उनको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस इसका अंदाजा था, या ये वो विकेट के लिहाज से रन चेस पे गए? आपने क्या जज किया उनके फैसले पे? इसलिए कि इनके बैट्समैन इतने ज्यादा चल नहीं रहे, ठीक है। तो अगर एक मीडियोकर स्कोर के ऊपर आउट हो जाएंगे तो उनके इंडिया की टीम के सामने एक टारगेट आ जाएगा, और वो उसके हिसाब से खेल के बड़े आसानी से मैच जीत सकते थे। तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था कि बैट इनके हाथ में हो, और सेकंड बारी के अंदर, इसी के पहली बारी के अंदर आपको टारगेट सेट करना पड़ता है। क्या 240 वुड बी गुड इनफ, या 210 या 200 जस्ट ऊपर 200, तो उसके लिए आपको फ्रॉम द वर्ड गो खेलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और इनके बैट्समैनों ने शो भी किया कि ये तकरीबन 10-12 के एवरेज से तो थ्रू आउट खेलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह उन्होंने भाई फर्क है 17वें 18वें 19वें ओवर में, जब बुमराह पांड्या एक ओवर था, बिल्कुल एक ओवर था जो कि बुमराह ने गेंद किया। 18वां ओवर था जिसमें इन्होंने सिर्फ 6 रन दिए, और उस वक्त इनको बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए थे। एक टाइम पे उनको 63 रन चाहिए थे सिर्फ 26 बॉलों में, बट येट दे केम सो नियर येट सो फार दो। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह की तारीफ करना पड़ेगी कि ये बॉलर, मुझे याद है 2016 में भारत जब अपने घर में हारा, वेस्ट इंडीज़ ने इनको सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी। जुल्करनैन आपको याद होगा, मैंने भी वर्ल्ड कप कवर किया, आप भी शायद उसको कवर कर रहे थे। सो वहाँ पर यही बांडिया मौजूद थे, यही बुमराह मौजूद थे, विराट कोहली उस वक्त कैप्टन थे। लेकिन आप देखें ना कि अपने दोनों स्टार बॉलर्स को या ऑलराउंडर को कैरी किया इंडिया ने। दैट इज़ हाउ कंसिस्टेंसी और आपकी जो प्लेयर्स ग्रूमिंग होती है। नाउ दे आर द वर्ल्ड बीटर्स। खासतौर पर बुमराह की बात करें, आर्ग्यूबली ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर T20 एंड वनडे बॉलर, जो कि इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाता है। आज शायद अगर बुमराह की जगह कोई और बॉलर होता तो इंडिया ये मैच हार सकता था। तो डिफरेंस इस जसप्रीत बुमराह, दुल्कनन डिफरेंस जस्टिस बुमराह भी है और उसका इंडियन कप्तान भी है। आप अगर इस थोड़े से मैच को देखें कि जिस तरह अभी शेख भाई बता रहे थे कि 10वें ओवर में दोनों बराबर थे, और लग रहा था कि इंग्लैंड 12 ओवर पर जब इन्होंने स्टे कर लिया और लगता था कि इंग्लैंड जो है अब वो 55% पे आ गए, तो आप सोचे कि पाकिस्तानी कप्तान होता तो उसने बुमराह उसके पास मौजूद होता तो वो उससे 16वां और 18वां ओवर करवाने की बजाय 18वां और 20वां ओवर करवा रहा होता, और तब तक बीच में कोई दुबे टाइप पाकिस्तानी बॉलर लगाता और जो है आपका स्कोर जो है वो पहुंच चुका होता। अग्रेसिव कप्तानी भी आप देखें कि उन्होंने क्या की, कि उन्होंने अपने एक बात था कि जब कमेंट्री में ये डिस्कशन भी हो रही थी कि क्या ये छठा बॉलर लाएंगे, और अगर छठा बॉलर लाएंगे तो किस हिसाब से लाएंगे। तो जो कप्तानी है वो आप कहें, मैच इंग्लैंड जरूर आ रहा है, मैच इंग्लैंड जिस तरह खेला है ये वही जीत है इंडिया को मिली है। जिस तरह मैं शायद एग्जांपल आपको अच्छी ना लगे, मतलब इंडिया जीत जरूर गया है, लेकिन आप, मैं एज ए क्रिकेट फैन, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंग्लैंड जो है उसकी टीम ने जिस तरह फाइट की है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि इंडियन कप्तान ने जिस तरह अपने बॉलर्स पर एतमाद किया, बुमराह की आप तारीफ करें तो उनको इंडियन कप्तान इस्तेमाल भी उसी तरह करते हैं। हमारे हाँ जो ट्रेंड होता है उस तरह इस्तेमाल भी नहीं करते, और बुमराह के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मेरा ख्याल है आप अगर स्कोर कार्ड पे देखेंगे तो आपको संजू सैमसन नजर आएगा, आपको बीटल नजर आएगा, लेकिन इस पूरे मैच के अंदर आपको एक मतलब एक दिमाग में आपको वो कैच भी याद करने चाहिए जो अक्षर पटेल ने किए हैं। वो कैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके 3 कैचेस जो है वो भी मैच जो है वो उसका फर्क है। तो टीम खेली है गफार भाई, टीम खेलती है ना तो फिर रिजल्ट भी आता है, और टीम इंग्लैंड की भी खेली है। मतलब अगर आज उनकी ऊपर से बैटिंग क्लिक नहीं की तो बीटल ने आज अपने T20 कैरियर का पहली सेंचुरी और सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। तो ये टीम होती है, और एक बड़ा अच्छा सेमीफाइनल हुआ। इस सेमीफाइनल को आप भी याद रखेंगे, हम भी याद रखेंगे, और इतना तो था एक टीम ने, लेकिन ये है कि इंग्लैंड ने इस सेमीफाइनल को सेमीफाइनल की तरह खेला है और मजा आया है भारत। बिल्कुल, ये कहते हैं ना ट्रूली वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल। जो बड़ा पॉइंट आउट जबरदस्त किया दुल्करनैन ने, मैं भी उस कैच की तरफ आने लगा था, लेकिन उन्होंने सब बीच में जो कि जवाब दिया। तो मैं वही सवाल, एक तो वो कैच
जो अक्षर पटेल और फिर कोलैबोरेशन में हुआ, दैट वाज अ वेरी वेरी की मोमेंट इन द गेम, क्योंकि पार्टनरशिप शोएब भाई लगी हुई थी। दूसरा ये जो मैं देख रहा हूँ कि 16वें ओवर में बुमराह के जी सिर्फ जो है वो रन आए 8, उसके बाद सिर्फ 16, 17 में 18वां ओवर किया तो वो 6 रन बने, 9 रन बने। जी जी, वही मैं आपको बता रहा था। देखें कितना इंटेलिजेंटली उनके कैप्टन ने प्ले किया। बुमराह स्ट्राइक बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है। बिल्कुल। 5वां ओवर उन्होंने किया, उसमें सिर्फ 7 रन दिए और विकेट भी हासिल करी। फिर उसके बाद इन्होंने 11वां ओवर किया जिसमें 12 रन जरूर दिए, और फिर उसके बाद इन्होंने किया 16वां ओवर जिसमें सिर्फ 8 रन दिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओवर था 18वां, उसमें सिर्फ 6 रन दिए। तो ही वॉज प्लेड बिल्कुल ब्यूटिफुली फॉर इंडियन साइड के जब जरूरत थी पिच विकेट लेने की तो 5वें ओवर में लेके आए, इसलिए कि उनको विकेट टेकिंग बॉलर भी है, रन भी रोकना था, इसलिए कि पावर प्ले चल रहा था। ठीक, तो वो इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली, और फिर 16वां और 18वां ओवर जहां उनको तकरीबन 14-15 रन का एवरेज चाहिए था पर ओवर, तो वहां उस वक्त उन्होंने आके उसको ब्रेकें इतनी लगा दी कि आखिर में उनको डूबे को चांस देने में कोई फिक्र नहीं थी कि एक बॉल अच्छी पड़ गई आएगी तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये दिस वाज ओनली ड्यू टू हिम। और उसके बाद वाला जो 19वां ओवर पांड्या ने जो किया, उसके अंदर ऑल्दो 9 रन दिए, लेकिन उस वक्त ज्यादा रन की जरूरत थी इंग्लिश साइड को। बेथल आउट हो चुके हुए थे, तो बहुत फिर भी अच्छा ओवर किया, और वहाँ उस आखिरी ओवर में उनको बहुत ज्यादा 224 थे 19वें ओवर में, 6 विकेट डाउन। बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको 26, 27, 19 ओवर में भी 9 ही रन बने। इसी तरह अर्शदीप की भी तारीफ करना पड़ेगी, बड़े बड़े कैलकुलेटेड यॉर्कर्स वो कर रहे थे। लेकिन आप शोएब भाई समझते हैं, जो कमेंटेटर्स वो ये भी बात कर रहे थे, नासिर हुसैन भी और उनके साथ जो रवि शास्त्री मौजूद थे, कि बुमराह को सी ऑफ करना भी जरूरी था। बड़ा समझते हैं कि शायद जो 16वां ओवर या जो उनका 18वां ओवर था, थोड़ा सा चांस ले लेते, विकेट का चांसने का तो डर था, लेकिन आपके शायद आखिरी ओवर तक। तो आप समझते हैं कि वो जो मजबूरी थी कि इतने बड़े बॉलर हैं, कोई रूम देते ही नहीं है, और सीधी बात है कि उनको मारना भी चाहते तो शायद आसान नहीं होता, जैसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा चांस ले सकते थे, रिस्क ले सकता था इंग्लैंड? नहीं, वो उन्होंने चांस ले सकते थे जब कि वो अलाउ करता, वो वाली बॉलिंग करता। डेथ ओवर के अंदर उसने बॉल आप देखें ना, बिल्कुल विकेट टू विकेट रखा, और पेस जो थी वो जबरदस्त पेस थी, और परफेक्ट यॉर्कर की तरह उसके बैट पे आ रही थी, कि वो हिट इतनी नहीं जोर से, लंबी शॉट जो है ना, बड़ी एलिवेटेड शॉट, इसलिए कि बिल्कुल जड़ में जब बॉल आती है तो फिर वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको एलिवेशन देना। तो वहां बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग करी, अलाउ करते जब वो बॉलें ऐसी देते। हाँ, सही बात है, स्निफ भी मिलता तो शायद वो कोई कहते हैं पैडल शॉट की तरफ जाते। बट बुमराह बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन्होंने ऐसे जैसे कंप्यूटराइज बॉलिंग करते हैं कि हर टारगेट लोड है और वहीं पर बॉल आ रहा है। और एक और चीज गफार के उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे आपने, बिल्कुल काम और फोकस ऑन हिज बॉलिंग उसके फेस के ऊपर था कि लाओ मुझे बॉल दो, मैं गेंद करके तो एवरी टाइम इट डिलीवर, दिस इज सो अमेजिंग। जैसे हमारे ग्रेट फास्ट बॉलर होते थे, मैं तो उनको लिमिटेड ओवर्स में उसी लीग में शामिल रखूंगा, जैसे वसीम, वकार, मैकग्रा, टोटली रिलायबल, जिनके ऊपर कैप्टन आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। ये उसी तरह के बॉलर हैं अपने मुल्क के लिए। दुलकन, इंग्लैंड के साथ वही प्रॉब्लम हुआ कि जो टॉप 3 है, खासतौर पर जो उनके ओपनर्स हैं, संजू सैमसन की अगर आप बैटिंग देखें तो इस तरह की कोई बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में नहीं कर सके, फिल सॉल्ट और जोस बटलर, और आज इतने इंपॉर्टेंट मैच में तो एक धुआंधार किस्म का आगाज उनसे चाहिए था। गो के इंग्लैंड मैनेज टू कवर, 10 रन में 100 रन बना लिए, लेकिन वो जो उनकी जो टॉप 2 है ना सीनियर प्लेयर, दे टोटली डिसअपॉइंट देम इन द होल टूर्नामेंट, और उसका फर्क आज भी महसूस हुआ। देखिए, आपको याद होगा कि शोएब भाई ने कहा था कि ये बटलर को अब सिखा कुछ नहीं सकते, उसके दिमाग के अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज चल रही है जिसमें उसको वो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। आज भी अब बटलर आप देखें, शुरू में उनको मतलब 2-3 मौके ऐसे आए जिसमें वो बिल्कुल कंफ्यूज थे। तो ये तो नाकामी जरूर रही है इंग्लिश टीम की, लेकिन अच्छा ये दोनों ओपनर जो है, या आप उनको कहते हैं कि ये दोनों ओपनर पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम सर्वाइव कर रही थी। बड़े स्कोर, आज जिस तरह बड़े स्कोर को उन्होंने चेस करने के लिए जितना सर्वाइव किया, शायद ये पीछे इतने स्कोर वो नहीं कर सके। मतलब उन्होंने 146 के स्कोर करके श्रीलंका को 100 से पहले आउट कर लिया,
इस तरह के मैचेस जरूर हुए हैं, लेकिन आज के मैच के अंदर अब ये तो कहेंगे ना कि इंग्लिश टीम जो है वो, अगर उनके पास कुछ थोड़े से ओपनर उनके चल जाते, ये नहीं कह सकते आपके ये ओपनर अच्छे नहीं थे, ये शायद क्लिक नहीं कर सके या शायद वो उनके लिए ये अच्छा टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन इंग्लिश टीम जिस तरह की एंट्री उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में दी थी, इस तरह की काउंटिंग में नहीं थी कि वो सेमीफाइनल तक आए, और सेमीफाइनल में भी इंडिया के खिलाफ इतना भरपूर मैच खेले, और मेरा ख्याल में वो इस वर्ल्ड कप से बाहर मुतमईन ही जा रहे होंगे, और मुझे यूं लगता है कि जो उनके टारगेट थे उनसे वो ऊपर ही आए हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब बटलर जैसे या शॉर्ट जैसे प्लेयर्स अगर नहीं चल रहे तो उनका बैट पैच होगा, और हमारे पास इसी बैट पैचेस की पूरी लाइन है, लेकिन ये जरूर मैं आपको कह सकता हूँ कि इंग्लिश बैटर्स जो है वो रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं, और आपको जल्द इनकी रिकवरी भी नजर आएगी। ठीक है, बटलर का जी ये प्रॉब्लम था, आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में, मुझे जुल्करनैन की बात से ये जरूर बात याद आई कि 2023 के वर्ल्ड कप में 8 मुसलसल मैचेस हारने के बाद एक पाकिस्तान को मैच आया, तो उस लिहाज से तो ओवर अचीव ही करके गए हैं कि सेमीफाइनल तक भी बहुत क्लोज आए, और डेफिनेटली इसके ऊपर कम से कम कोई वो उनको नादिम नहीं होंगे, कुछ प्राउड ही फील कर रहे होंगे, और खासतौर पर जैकब बैटल जैसा जो उनके पास एक नया टैलेंट मिला है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आने वाले फाइनल की बात भी, सेमीफाइनल को मजीद डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो जनाब हम बात करें ICC T20 वर्ल्ड कप की, और भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी, और अब 8 मार्च को जो भारत और न्यूजीलैंड की टीम है वो मध्य मुकाबिल होंगी। इंग्लैंड को शिकस्त हो गई आज के मैच में। इससे पहले कि मैं बदियू जमा को भी पॉइंट में प्रोग्राम में शामिल करूं, तौसीफ भाई जो आपने देखा कि विकेटें, शेख भाई जो आज कितना क्लोज आया 3 विकेटें गिरने के बाद, मिडल ओवर्स के अंदर में ऐसे लगा जैसे भारत के कप्तान बड़े पुरुमीद थे कि 250 रन बन गए हैं, हम तो बहुत सारी मैच जीत जाएंगे। तो वो आपने कैसे एनालाइज किया? वहाँ थोड़ा सा वो कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने इंग्लैंड को। 2 चीजें थी जो इंडिया ने बहुत अच्छी नहीं की। जी। एक तो जब उनको विकेटें मिलना शुरू हो गई, तीसरी विकेट छठे ओवर में ही मिल गई थी उनको, 68 टोटल था उनका। उस ओवर में हालांकि 23 रन वरुण को पड़े थे एक ओवर के अंदर, तो वो करीब जो उनको जो टारगेट चाहिए था उस पे आ तो गए, लेकिन विकेट भी मिल गई थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब दे वेंट विद द फ्लो, और जिस तरह के अभी 10, 15, 20 रन और करेंगे, 2-4 छक्के मारेंगे, फिर एक विकेट दे देंगे और मैच यूं जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज जब नहीं हुई, जब 150 के करीब आए तो इनके सांसें ऊपर नीचे हुई। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अगर ये इंग्लैंड जीत जाता तो एक पॉइंट ऐसा था कि 10वें ओवर के करीब में एक रन आउट चांस बना था बेथल का, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से अक्सर पीछे खड़े थे और विकेट से वो स्क्वायर लेग की तरफ बॉल गई, पांड्या ने शायद थ्रो करी जी। और वो बहुत पीछे जाके खड़े हो गए। विकेट के करीब होते तो यूं पकड़ के आराम से 3-4 फुट से भी ज्यादा थे बेथल बाहर, ठीक है। जब उनके हाथ में आई तो उन्होंने यूं पकड़ी और फिर यहाँ से थ्रो करी रोल करके, तो वो पॉइंट ऐसा था कि अगर वो उसको वहीं देर एंड देन किल हो जाता। 125 टोटल था, 4 विकेटें ऑलरेडी गिरी हुई थी, और यहाँ बेथल आउट होते तो ये करीब, तो ये ऐसा पॉइंट था जो इनकी अपनी मिस्टेक थी। जैसे सैमसन का कैच ब्रुक्स ने छोड़ा और उनको ये डिफीट देखनी पड़ी, बिल्कुल इस तरह इंडिया को डिफीट देखनी पड़ती अगर वो रन आउट अगर कर लेते, ठीक है, तो ये इतने करीब भी नहीं आ पाते। ठीक है, बदी मैं आपके पास आता हूं, और यकीनी तौर पर जो आज भारत की कामयाबी है उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, मैं जरा उसको लिंक करता हूं। मैं भी बात कर रहा था शेख भाई से कि जो पांड्या और बुमराह ये 2016 के उस सेमीफाइनल में भी मौजूद थे जहां बड़े यंग थे, इनको रन्स पड़े, भारत बाहर हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, बट उन्होंने इनसे उनके साथ किया, उनको रखा, उनको शामिल रखा। मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या खबरें आ रही हैं कि जो आज सिलेक्शन कमेटी है उसमें वेबसाइट पे सीधा अपडेट हो गए जी कि मिसबाउल हक और सरफराज अहमद भी अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। पहले टेस्ट हेड कोच के हवाले से भी सरफराज का नाम आया था, तो कुछ इस बारे में बता सकते हैं कि ये मतलब हो क्या रहा है? मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब प्रेस रिलीज आना क्या बंद हो गई है, अब वेबसाइट पे अपडेट होना शुरू हो गए हैं? देखिए, अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत ही मोहतात अंदाज से जो है वो चल रहा है। जो आपने बात की सरफराज अहमद को हेड कोच बनाने की, तो जब ये खबरें चली तो मेरी सरफराज से जो बात हुई थी तो सरफराज ने कहा कि वो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे रब्ता किया, और मैं भी जो है
बातें ओह! सुन ही रहा हूँ। तो अब सर ये है कि अब देखिए जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जो है आप वेबसाइट पर कर रहे हैं, अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और वहाँ पर 2-4 सहाफ़ी बदी कोई ऑफिशियल सवाल प्रेस पूछ रिलीज लेते आया हैं। है सिलेक्शन कमेटी का, या वेबसाइट पे अपडेट हो गया सिर्फ? बिल्कुल, अभी तक कोई नहीं आई। अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ग्रुप है, उसमें कोई भी ऑफ़िशियल जो जी। है वो ये नहीं आया कि हमने जो है सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दी। ये सिर्फ़ वेबसाइट की जो खबर है जिसमें आपने खुद देखा तो मिसबाह अब उल्लाह हम के वेबसाइट सरफराज खोल के अहमद बैठा ने रहा करें, उसको अपडेट करने के लिए F5 प्रेस करते रहें, अभी कुछ अपडेट होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट में यही देखने को हमें हाँ, रह गया है कि हमें अपडेट भी जो है या तो उनको ट्विटर से लेनी पड़ती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट से लेनी पड़ रही है। तो ठीक ये है। चीज़ें मेरे ख्याल में क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है वनडे की वो अभी कराची शायद पहुँचने वाली है और उसके बिल्कुल, बाद कल से कैंप 2 लग दिन रहा का है यहाँ यहाँ पर। पर कैंप है। तो हो सकता है कि हम मुझे तो यही शक लग रहा है कि पहले दिन कवर करने देंगे, नहीं देंगे। दूसरे दिन की जो एडवाइज़री उन्होंने डाली है ठीक कि है। वो एक प्लेयर से जो है वो बात भी करवाएँगे। तो अब देखिए वो नए प्लेयर को ला देंगे ताकि ऐसा ना हो कि कोई वर्ल्ड कप के हवाले से सवाल कर ले या कोई इस चले तरीके बदी, से मैं इसके सवाल ऊपर कर आके ले। बात तो जरूर ये करता हूँ आपसे, चीज़ें जो मीडिया के मामलात हैं। मैं जरा शुएब भाई वो जो पॉइंट मैंने रेस किया ना कि पांड्या और आपके बुमराह उस वक्त यंग बॉलर्स थे और पिट गए, ऐसा नहीं कि वो आते ही ओवरनाइट को स्टार बने थे, बट उनको रन्स पड़े। बट 10 साल बाद उन्होंने अब इस सिचुएशन में आ गए कि वो अपनी टीम को मैच जितवा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि ये कैसे आपको जज करना होता है? या हमारे यहाँ तो अब देखें ना, बाबर, रिजवान, शाहीन, बड़े अरसे बाद हमें ऐसे प्लेयर मिले थे 90s के बाद जो लंबा भी खेल रहे थे, आईसीसी अवार्ड भी जीत रहे थे, बट समहाउ या तो उनमें से शाहीन की परफॉर्मेंस बुरी हुई या बाबर, रिजवान को हमने उनके नंबरों से आगे पीछे करना शुरू किया और इवेंचुअली वी लॉस्ट एवरीथिंग। ऐसे लग रहा है जैसे हम वो टीम ही नहीं है जिसने 4-5 साल पहले वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल खेले थे। हम तो बिल्कुल ही मतलब अब फारिग तरीन टीम आईसीसी इवेंट में, माजरत के साथ ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मुसलसल इवेंट में तो आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। तो ये फ़र्क क्यों है शेख साहब? ये मेजर फर्क जो है वो बड़ा सिंपल है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कंसंट्रेशन उनकी होती है। ठीक है। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं पढ़ते, कैप्टनसी की रेस में नहीं पढ़ते। ठीक है। और हमारे वहाँ ज़रा सी कोई परफॉर्मेंस होती है तो कैप्टनसी की रेस में बातें शुरू कर देते हैं, लोगों से बुलवाते हैं, मीडिया हाउसेज से बुलवाते हैं और उसका सर क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है कि एक कप्तान को भी तब्दील करके दूसरे को लाकर तीसरे को लाकर ये भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना? तो यही तो बात है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जब सरफराज बना था तो आई वॉज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिसने बोला कि तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन होना चाहिए और वो सरफराज होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं और जी मैं बन जाऊं इसका कैप्टन उसका कैप्टन, वो सारी किल हो जाएंगी और कुछ सालों के लिए अनाउंस करके उसके ऊपर स्टिक करें अपने आप को कि वो चेंजेस नहीं आएंगे ताकि गेम के ऊपर लोगों की भाई जो कंसंट्रेशन हमने सरफराज के साथ किया जब वो T20 की नंबर 1 टीम थी, ठीक है वनडे और टेस्ट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी आगे पीछे थी, लेकिन T20 में बिल्कुल ठीक जा रहे थे। फिर जब बाबर के अंडर हम फाइनल सेमीफाइनल खेले, टीम एटलीस्ट जेल थी, कोई यूनिटी के अलावा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। आपने ये दोनों गलतियां मुख्तलिफ अदवार में की बट सीखा नहीं इससे आपने, ऐसा ही है? होता ये है ना कि फिर हमारे यहाँ बोर्ड फौरन चेंज हो जाता है। बोर्ड में जब आते हैं तो बोर्ड भी तब्दील नहीं हो रहा, बोर्ड तो बड़ा पावरफुल है। नहीं अब की बात और है। इतना पावरफुल बोर्ड तो आया ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो इसीलिए जो चीज़ें भी कर रहे हैं वो अपनी मनमानी साफ नज़र आ रही है और उसमें बहुत से प्लेयर जो नहीं भी होने चाहिए वो भी टीम में आ रहे हैं और जिनको होना चाहिए वो नहीं आ रहे। ठीक है। तो बात यही है कि ये गलतियां जब करेंगे तो फिर स्टेबिलिटी जो है ना एक टीम के अंदर, जो फाउंडेशन जो स्ट्रांग जब होती है कि जब बेस आपका स्ट्रांग हो, जब वनरेबल सा हो तो फिर वो कभी बिल्डिंग सीधी नहीं खड़ी रहती, कभी इधर कभी उधर डामाडोल मामला रहता है। ठीक है। कैप्टनसी का मेजर फ्लॉ है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, कैप्टन को ग्रूम करें पहले। अभी इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये ही कैप्टन होना चाहिए, इसके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है। आपको इन पर्टिकुलर उसके लिए कोई कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो ग्रूमिंग हो। कोई 6 महीने एक शॉर्ट बर्स्ट जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको गाइडलाइन दी थी कि मास्टरमाइंड टाइप के जो लोग जिन्होंने अपनी कैप्टनसी से पूरी दुनिया में मनवाया है अपना माइंड को, उनके टैक्टिक्स, उनकी प्लॉयज, उनके प्लान
स्ट्रेटजी, और तो वो चीज़ें जिस तरह मुश्ताक मोहम्मद साहब का नाम लिया, जावेद मियांदाद, आसिफ इकबाल टाइप के तमाम बड़े नाम हैं ये, तो इनको करीब रखने से ये होगा कि वो फीड करते रहेंगे और कुछ टाइम के अंदर वो उसके करीब आना शुरू कर देगा, जो दो ठीक तीन है, जो सीखने भी का जो कहते हैं, प्रोसेस है उसकी इन तरफ इशारा प्रोसेस। कर रहे हैं। हाँ। बदी, मैं अगर आपसे पूछूं तो जैसे शोएब भाई ने जिक्र किया कि अब कैप्टनसी की कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ अब मीडिया में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि मैं दोबारा आपके पास वो सवाल लेकर आता हूँ। आपने बड़ा अच्छा हमें अपडेट कर दिया सरफराज के हवाले से, इट इज़ अ मेजर अपडेट, क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेज ने तो उनको फिलहाल टेस्ट कोड बना ही दिया था, लेकिन आपने बताया कि जी फिलहाल उनको खुद ही कुछ नहीं पता, तो ये सब नोट कर लें इससे पहले कि तबसरे हों इसके ऊपर। दूसरा वदी भाई ये बता दें कि कप्तान के हवाले से क्या फैसला हुआ है? अभी तक तो ये भी खबरें चल रही हैं कि कप्तान को क्लीन चिट मिल जाएगी, माइक हैसन को भी थोड़ी बहुत समझाया जाएगा और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ये भी बात दुरुस्त है या समझते नहीं इसमें भी कुछ अपडेट हो सकती है? देखिए, ऐसा गफार होना तो नहीं चाहिए। जिस तरीके की कैप्टनशिप हुई है और जिस तरीके से हम मेगा इवेंट में बार बार हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी हेड कोचिंग हो रही है, एक मनमानियां सी जो है वो चल रही है। जो हेड कोच है वो कप्तान को सारा इख्तियार दे रहे हैं और कप्तान उन्हीं की बात मान रहे हैं। देखिए, हेड कोच जो होता है वो कप्तान को ये प्लान देता है कि भाई इस तरीके से आपने मैदान में जाना है और आपने ये चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी है। लेकिन हमारे कप्तान को यही नहीं पता कि एक बॉलर ने आकर पहले ओवर में एक आउट कर दिया तो हम दूसरे ओवर में उसको वो चेंज कर देता है और अगले 3 ओवर में हमें जो है वो बदी सीख रहे हैं ना, 50 मैच तो हुए सिर्फ, बदी सिर्फ 50 मैच तो हुए हैं, अभी सीख रहे हैं वो, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की बात करें कि वो कह रहे थे कि 15 साल में मैंने जो है 70 मैच खेले और 15 साल में जो है 1.5 साल में जो है साइम अयूब जो है वो 75 मैच खेल गए। तो यही है, एक बंदे को आप मुसलसल चांस दे रहे हैं और दो तीन जो बेचारे आते हैं वो बेंच में बैठते हैं, 1-2 मैचेस में फेल होते हैं, उनको आप टीम से बाहर कर देते हैं। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर सके, कप्तानी के लायक कोई भी नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये, अभी नेशनल T20 का बोला, सबको आप रगड़े, इनको बोले भाई नेशनल T20 में जाकर खेले, आप स्टार होंगे, घर के स्टार होंगे, जो पाकिस्तान टीम को जिताएगा वही सुपरस्टार होगा, जो पाकिस्तान टीम को हरवाएगा या उसकी परफॉर्मेंस जो होगी वो हमारे लिए स्टार का क्या है। आप तो अपने जो है वो जेबें भर के घर चले जाते हैं, लेकिन रोती कौन है? ये अवाम रोती है, ये फैंस रोते हैं कि भाई हम मेगा इवेंट में कब जीतेंगे, भारत से कब जीतेंगे, बड़ी टीमों से कब जीतेंगे। तो मैं तो फैंस को भी लगता है बड़ी आदत सी हो गई है और आतिफ असलम का एक गाना है, लेकिन मुझे इस मौके पर याद आ गया क्योंकि अब तो अरसा ही हुआ कि हम कोई फाइनल खेले हों, सेमीफाइनल, ये 5 साल पहले होता था, लेकिन फिर हमें शौक हुआ कि स्ट्राइक रेट अच्छे होने चाहिए, बाबर को यहाँ कर दें, रिजवान को यहाँ कर दें, शाहीन को यहाँ कर दें। एनीवेज जी, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं शोएब भाई से ज़रूर डिस्कस करूँगा। सिलेक्शन कमेटी सिर्फ वेबसाइट पे अपडेट हो रही है और फिर मिसबाह-उल हक की एंट्री हो गई है दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो शेख साहब की राय जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद और हम बात करें जनाब के पाकिस्तान क्रिकेट में अब क्या होना है। शेख मोहम्मद साहब, जैसे अभी मैं बदी से ही पूछ रहा था, हमारे जो कराची में रिपोर्टर हैं, कि मिसबाह-उल हक और सरफराज अहमद का नाम नेशनल सिलेक्शन कमेटी में अपडेट कर दिया गया है। नाउ डेफिनेटली ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ऑफिशियल चीज़ आ गई, वो और बहस है कि जी मैं और मीडिया के लोग ये बात कर सकते हैं कि प्रेस रिलीज क्यों नहीं आया, लेकिन ऐलान तो हो गया। अब आपकी राय में चाहता हूँ, आकिब जावेद रिमेन इन द सिलेक्शन कमेटी, अगेन नो हेड कोच, नो चीफ सेलेक्टर, सॉरी चीफ सेलेक्टर अब भी कोई नहीं है, ये क्यों है? चीफ सेलेक्टर कोई क्यों नहीं बन रहा? इतने बड़े बड़े नाम सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं और मिसबाह-उल हक और सरफराज को आज कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया। आपका क्या इस पर इज़हार ख्याल है? बोर्ड ने स्मार्टली प्ले किया है कि बिल्कुल एक जो उनके ख़ास करीब के जो लोग हैं, जैसे आकिब जावेद को उन्होंने ये तमाम अथॉरिटी इस तरह से, मेनली तो वही पावर हाउस वही सिलेक्शन कमेटी के थे ना, जी, तो उनको, ताकि सारा ब्लेम गेम एक बंदे के ऊपर ना आए कि जी सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। ठीक है। अब ये जो गलतियां जो हुई हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ से जो प्लेयर टीम ही गलत गई, वो मेजर गलती थी। फिर वहाँ जो गलतियाँ की वो अलग था, गलत नंबर पे खिलाया, पूरा मैं नहीं कह रहा, पूरा बाहर का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि जी अबरार को मैच कैसे नहीं खिला रहे। कप्तान ने खुद कहा कि फखर जमान से पहले मैच खेल लेते, ये उनके वर्ड्स हैं। हाँ, तो जिस तरह फखर नहीं खेले या बाबर को 4 नंबर पे गलत खिलाते रहे, तो ये सारा तमाम चीज़ें यहीं से सेट होके गई थी कि जी 4 नंबर के ऊपर वो खेल रहे हैं। और इस तरह इंग्लैंड की टीम आज हारी है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि जी बटलर को क्यों खिलाया, उसने अपनी कीपिंग अच्छी करता रहा, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ब्रुक को क्यों खिलाया कि उसने कैच छोड़ दिया। हर एक का अपना जो रोल है उस पोजीशन के ऊपर वो सेट है।
ठीक है। और लेकिन हमारा वहाँ जो है अप एंड डाउन जो है वो मेजर गलतियां करते रहे, मेजर फ्लॉ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये पोजीशन आई। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लेम गेम तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी पहले तो बात तो सर आखिर जगह बरकरार है, आसिफ शफीक बरकरार है, दो आ गए। जब आप रॉन्ग मैकेनिज्म एक मशीनरी में डालेंगे तो वो उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। ठीक है। एंड रिजल्ट में फर्क ये आना है। और अब ये है कि आप जो मिसबा को लेके आए हैं, आप यानी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड बिगेस्ट फेलियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उनका नाम रहा है, इसलिए कि वो तीनों फॉर्मेट के वो थे। बिल्कुल, उन्होंने अपना माइंडसेट, हाईएस्ट पेड, नहीं पेड तो चलिए मैं एक बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए। हाँ, रिकॉर्ड तो होता है ना सर। तो मेरा मतलब है कि हेड कोच भी, बैटिंग कोच भी, और एक और तीसरा सिलेक्शन कमेटी का भी हेड भी उनको बना। जब तीनों के अंदर फेलियर नजर आ गए आपको, कोई भी एक डिपार्टमेंट में अच्छा करते तो हाईलाइट होते कि नहीं जी इस डिपार्टमेंट में अच्छा करके दिखाया, ये दूसरे दो डिपार्टमेंट में फेलियर रहे। जब तीनों ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर तीनों फॉर्मेट के टाइम एंड अगेन, एक दफा की बात नहीं कर रहा, उसके बाद भी ये बहुत दफा उनको बनाया गया, लेकिन फिर घुमा फिरा के वहीं ले आए। इसका मतलब ये है कि कोई या तो सोर्स इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं आ रहे, वो कोई सोर्स लग रही है तो जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट ही समझ लें एक तरह से नजर आ रहा है। सर अभी मैं बदी से भी सवाल किया था कि जो आपके T20 के हेड कोच हैं ओवरऑल लिमिटेड ओवर्स के, माइक हैसन साहब, वो पाकिस्तान भी अभी नहीं आए, और फिर सलमान अली आगा का भी कुछ नहीं पता कि वो T20 कप्तान बरकरार रहेंगे नहीं रहेंगे। बोर्ड ने इस हवाले से कोई ना तो होता था ना सर, पहले बाहर होते थे, कोई इंक्वायरी हो जाती थी, कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते थे, खामोशी छाई हुई है। ये खामोशी आप इसको कैसे एज्यूम कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि सब ठीक है, हेड कोच भी ये रहेंगे, कप्तान भी बिल्कुल ठीक मिल गए हैं, ग्रूम करते हैं इनको, ज़रा 5-6 साल और देते हैं? क्योंकि अभी तक कुछ होना होता, आप बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट बोर्ड के मामलात को, कुछ होना होता सर अब तक तो हो चुका होता। हाँ बिल्कुल, कहा वो लोगों ने फिर यही बोला होगा ना, कोई हैस्टी डिसीजन आप ना लें, इस वक्त ये हार जीत होती रहती है, और ताकि ये कि वो जो गेम प्लान जो कुछ प्लेयरों को इंडक्ट करने का या कैप्टनसी का या ये जो बीच में जो पॉलिटिक्स एक तरह से क्रिकेट टीम के अंदर लेके आने का जो एस्पेक्ट है वो नुमाया नजर आ रहा है। वरना ये कि इतने मेजर फ्लॉ, इतनी मेजर गलतियां अगर एक टूर्नामेंट के अंदर आपके सामने आ गई हैं, बाहर का मीडिया भी ये बात कर रहा हो, तो फिर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप फेस सेविंग कर रहे हैं। सीधी सी बात है सर, चॉइस नहीं है हमारे पास। जैसे बदी कह रहे थे कि कोई ग्रूमिंग, जैसे आपने साहबजादा फरहान का नाम तो लिया, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चॉइस दिखाई नहीं दे रही, या बोर्ड ने अभी ये भी हो सकता है कि शायद अभी फैसला ही नहीं किया, क्योंकि T20 6 महीने बाद है आपका, तो मे भी इस वक्त आपके सामने रीजन के हालात भी हैं, PCB के चेयरमैन खुद वजीर दाखिला भी हैं, ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मसरूफियत उन मामलात पे भी रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी इस बारे में कुछ सोच विचार ही ना हुई हो, क्रिकेट बोर्ड भी हमें ये बात बता सकता है, बट आपकी क्या राय है? नहीं, अभी एकदम से वो बात सही है कि जी वहाँ से हार के आए और आपने कैप्टन साहबजादा को बना दिया, वो भी गलत है। इतना उसको थोड़ा सा मौका तो दें। आगे इतने यहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, या PSL है या और भी दूसरे टूर्नामेंट्स होंगे, उसके अंदर आप, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि उसके साथ ब्रिलियंट माइंड ऑफ क्रिकेटर्स जो रहे हैं पाकिस्तान के, उनको सिर्फ अटैच करते हैं, नॉट एज अ कोच, नॉट एज अ मैनेजर भी, अगर जैसे ये बना के दे देते। चलिए, आपकी तजवीज़ मौजूद है, इस पर कल हम बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म के करीब पहुंचा और इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल फाइनल होगा 8 मार्च को, उसके ऊपर बात करेंगे। कल इस पर डीप एनालिसिस करेंगे। आज भारत की टीम जो है मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंच चुकी है। मुझे शेर साहब को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।